डॉक्टर संजय कुमार, आपसे एक दो चीजें समझनी है। एक तो जो मोदी जी का भाषण है, क्योंकि भ्रष्टाचार को मोदी जी मानते ही नहीं है कि वो है, वो कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में, हमारे यहाँ सब सदाचारी हैं। लेकिन कर्नाटक में हम लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचार का मामला ठीक से चिपक गया था। मध्य प्रदेश में फिर से हम देख रहे हैं कि वो 50% वाली चीज धीरे धीरे वो चिपक रही है। आपको क्या लगता है कि 2024 का इलेक्शन, जैसे 2014 में मोदी जी भ्रष्टाचार 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 करके आए थे, वो पूरा एक सर्किल घूम के मोदी जी को अब बिल्कुल मुंह बाय खड़ा हुआ है? चाहे वो अडानी हो, चाहे वो, ये सब भ्रष्टाचार का पार्टी है, अगर इसको लार्जर उसमें देखिए। आपको क्या लगता है कि देश 2024 तक इतना परिपक्व हो जाएगा कि वो मोदी जी और बीजेपी से भी सवाल करेगा भ्रष्टाचार का? धन्यवाद आनंद जी। जो आपका ये सवाल है, ये आज कोई पहला सवाल तो है नहीं भ्रष्टाचार को लेकर। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सवाल खड़ा किया है, वह भी कोई पहली बार ये सवाल खड़ा नहीं हुआ है। और लगभग भारत में जितने भी चुनाव होते रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार किसी न किसी प्रकार से एक मुद्दा जरूर रहा है। हमारे पैनलिस्ट ने बहुत सारे भ्रष्टाचार के उदाहरण सामने रखे, मैं उनको नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन दो चीजें मैं जरूर रखना चाहता हूं। एक तो पीएम केयर्स फंड और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड। इस पे प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या स्पष्ट राय है, ये जरा बतला दें, क्योंकि ये दोनों आरटीआई के दायरे में नहीं है और इस पे कोई सवाल नहीं किया जा सकता है। तो भ्रष्टाचार को लेकर अगर पार्टी विशेष के अनुसार अगर कानून बनेगा, तो अपने आप में स्वयं एक भ्रष्टाचार है। दूसरी चीज, भ्रष्टाचार सिर्फ एक वित्तीय भ्रष्टाचार नहीं होता, भ्रष्टाचार के अन्य बहुत सारे घटक होते हैं। और इस वित्तीय भ्रष्टाचार, ये तो हमें और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है और भारत की जनता को भी समझ में आ रहा है। लेकिन जो असली भ्रष्टाचार है, संस्कृति के साथ जो घालमेल किया जा रहा भ्रष्टाचार का, वह बहुत बड़ी चिंता खड़ी कर रहा है हमारे सामने। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जो भावना उभारी जा रही है, जिस प्रकार से मतदाताओं के मन में एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भाव पैदा किया जा रहा है, मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे भी, अमेरिका का दौरा हुआ, प्रधानमंत्री जी गए थे, एक सवाल हुआ 33 सेकंड का और उस पर पूरी की पूरी पार्टी लग गई कि ये तो गलत हुआ और टूल किट हुआ। दूसरा सवाल, वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब ने एक सवाल खड़ा कर दिया और बराक ओबामा साहब के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है, जब वो राष्ट्रपति भवन छोड़ रहे थे 8 साल के बाद, तो अपने साथ केवल एक अटैची लेकर गए थे। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ओबामा के ऊपर तो सवाल खड़ा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके कि यहाँ की भाजपा और तमाम सारे नेताओं ने उनके ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। दरअसल आनंद जी, होता यह है कि आज भारत में एक जो सहिष्णुता वाली जो बात है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। सवाल पूछने वालों के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि आप सबूत दिखाइए। अरे भाई, सबूत हम थोड़े दिखाएंगे, हमेशा सवाल सत्ता से पूछा जाता है, सत्ता वालों को जवाब देना है। आपने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब नारा इस बात को लेकर लगाया जाएगा कि विपक्ष मुक्त भारत कर दिया जाए। अगर यही चीज होना है, सारी पार्टियां अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो क्या केवल एक ही पार्टी बिल्कुल गंगा से नहाई हुई है? एक बहुत बड़ा ये सवाल है। और देखिए, भारत एक बहुसांस्कृतिकता वाला देश है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, और हर एक संस्कृति के कुछ अपने लक्षण होते हैं। हर एक संस्कृति के अंदर स्वयं के कुछ अंतर्निहित विविधताएं होती है और बड़ी ही जीवंत विविधताएं होती हैं। हम उनको समझने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
उनको समझने के बजाय हम चीजों को लादने का प्रयास कर रहे हैं। यूसीसी को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर, जैसा प्रोफेसर शशि जी ने कहा, बात बिल्कुल सही है। यह उम्मीद की जाती है और भारत के संविधान में लिखा हुआ, आर्टिकल 44 में यह बात लिखा हुआ है कि राज्य से यह आशा की जाती है कि भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। लेकिन उसके पीछे क्या होगा? एक पब्लिक स्फेयर होगा, बातचीत होगी, लोकतांत्रिक तरीके से उस पर बातचीत की जाएगी। और जैसा कि एक बात हम सभी को समझ में आनी चाहिए कि वह समाज पिछड़ने लगता है जहां के विभिन्न संस्कृतियों के मध्य आपसी संवाद खत्म होने लगता है। मुझे यह सबसे बड़ी चिंता लग रही है कि भारत के विभिन्न संस्कृतियों और समाज के मध्य आपसी संवाद की प्रक्रिया पे गहरी चोट लग रही है। और अगर इस प्रकार से नए भारत के निर्माण की संकल्पना ली जा रही है तो मैं मतलब मुझे बहुत ही मतलब एक आने वाला समय मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि हमारे जो संवाद की जो प्रक्रिया है उसको जारी रहना चाहिए, और बजाय अर्जित हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है उसके बजाय हम आरोपित सांस्कृतिक विविधता को लादने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार के जो प्रयास हो रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। समान नागरिक संहिता जरूर होना चाहिए, मैं भी इसका पक्षधर हूं, लेकिन चुनाव के समय ही यह जिन्न बाहर आता है और उसके बाद कहा जाता है कि ये देखिए हमने एक सवाल रखा है, वाजिब सवाल रखा है, और उसके बाद लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, विपक्षी पार्टियों को अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, द टाइमिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्वेश्चनेबल। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि 2016-17 में भी ये सवाल आया था। उस समय 21वां विधि आयोग था, उसने भी ये सवाल रखे थे। 75,000 से ज्यादा लोगों ने अपने इस पे फीडबैक दिया था। 185 पृष्ठ का इस पे विधि आयोग का निष्कर्ष भी आया था। और अभी ये 22वां विधि आयोग है, इसने भी 14 जुलाई तक की एक सीमा दी है। मुझे लगता है कि संवाद की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने दीजिए ना। क्यों आप जबरदस्ती आरोपित करना चाह रहे हैं? कुछ तो बेहतर निकल कर आएगा, निश्चित तौर पर निकल कर आएगा। और कहीं ना कहीं नर नारी वाला जो ये एक साम्यता की जो बात है, निश्चित तौर पर यूसीसी के पीछे वह मूल भाव यही है कि औरत हो चाहे मर्द, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो नागरिकता को लेकर हो, चाहे वो विवाह को लेकर हो, चाहे उत्तराधिकार को लेकर, ये बहुत सारे मुद्दे जो इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मूल में मुद्दा यही है आनंद जी, 2024 का मुझे जो ऐसा विश्वास लग रहा है कि 2024 में इस बार धर्म और हिंदुत्व ये मुद्दे बिल्कुल नहीं चलने जा रहे हैं। इसलिए शायद प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा छेड़ा है, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि अब आपको भी 9 वर्ष हो गया है, भाजपा को भी 9 वर्ष हो गया है, और आपके ऊपर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं, लोग सवाल करने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अडानी के मुद्दे पे राहुल गांधी जी ने सवाल खड़ा किया तो आपने राहुल गांधी जी की सदस्यता ही समाप्त कर दी। तो इस प्रकार के कृत्य जनता देख रही है, और अगर आपको लगता है कि जनता कुछ नहीं कर रही है और आप ही सही बोल रहे हैं तो आप गलत फहमी में हैं। मुझे लगता है कि इन सारे चश्मों के भीतर, इन सारे विविधताओं के बीच में आगामी 2024 को चुनाव को हमें देखने और समझने की जरूरत है। और अडानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और निश्चित तौर पर यूसीसी को मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, बनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। जी थैंक यू आनंद जी। मैं डॉक्टर संजय चलते चलते एक जल्दी से प्रश्न आपसे कर लूं। वो मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि कल केसीआर ने एक अच्छी बात बोली, मुझे वो ठीक लगी बात। चंद्रशेखर जी राव ने कहीं किसी उसमें उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हर शहर में अब धीरे धीरे चाइना बाजार लग रहा है। और सारी तो उनका बेसिकली ये तंज था कि अगर आत्मनिर्भर भारत है, और सही बात है, ऐसा कोई अब वो शहर नहीं है जहां पे चाइना बाजार ना हो, जहां सस्ता जाके आप चाइना का सामान न ले लेते हो। मैं थोड़ा इस पे भी करूंगा क्योंकि ये भी एक आत्मनिर्भर भारत को क्या सिर्फ झूठ बोलने का एक वो है, सिर्फ झूठ। देखिए चाइना बाजार क्या आपके
जी जी। चाइना बाजार तो हर एक शहर और गांव में अब लगने लगा है, और ये बड़ा ही दुखद पहलू है, क्योंकि चाइना को पता है कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, और वो डेडिकेटेड तरीके से जो हमारी जरूरत है, कल भी किसी डिबेट में बैठे थे, ब्रजेश जी ने ये बात कही भी थी कि भारत के देवी देवताओं को भी बना रहा है चाइना। वहां उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी जरूरत है कि हम देवी देवताओं को पूजते हैं, दिवाली में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति का पूजन करते हैं, और उसका प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है, 80 से 90% उत्पादन वही हो रहा है। और हमारी हर छोटे में आज अगर दिवाली में जो रोशनी जगमग होती है, वो चाइना की देन है। तो यह बात बिल्कुल स्वाभाविक सी है। चाइना के कारण अगर चिप पे थोड़ा सा आपूर्ति में अगर दिक्कत हो जाती है, तो आपकी जो कार इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो पूरी की पूरी ठप हो जाती है, टीवी इंडस्ट्री पूरी की पूरी ठप हो जाती है। और ये आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना मोदी जी ने कही है इस प्रकार से, तो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, बहुत सीधी सी बात है। अभी भी यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज लिखी हुई कि भारत में कुल 40,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, और उनको 15,000 करने का प्रस्ताव है। ये सारे के सारे 15,000 जो होंगे, वह क्या होंगे, वह एक प्रकार से स्वायत्त होंगे। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस प्रकार से ये दोनों बातें आ रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसी सरकार की है, और 25,000 संख्या कम करनी और उसकी जगह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बढ़ाने की बात चल रही है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की बात चल रही है। तो ये दो तीन चीजें बड़ी है। और एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अमीरों के जो लोन वेव होते हैं उसको इंसेंटिव कहा जाता है, और गरीबों को जो दिया जाता है उसको सब्सिडी के तौर पर कहा जाता है। ये वित्तीय मतलब से इसमें एक ये कहावत है। तो मुझे लगता है कि ये सब सारी चीजें सभी हम लोग समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, और आने वाले चुनाव में ये सारे मुद्दे बड़े ही प्रमुख होंगे। जी धन्यवाद, थैंक यू।